दस नवंबर को शाम के 4 बजे एक 12th क्लास में पढ़ने वाला लड़का रेडिट पे पोस्ट करता है कि क्या आज दिल्ली में कुछ होने वाला है। और ठीक लगभग 3 घंटे बाद दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास नेताजी सुभाष मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पे एक सफेद रंग की होंडाई i20 कार धीरे धीरे आकर रुकती है। और लगभग शाम के 7 बजे और टू बी प्रिसाइज बात करें तो 6:51 पे उस कार में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग शॉक वेव क्रिएट होता है और उस लोकेशन से कुछ ही दूरी पे रिपोर्टिंग कर रहे लोगों को भी ये शॉक वेव हिट होता है, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। उस ब्लास्ट की साउंड, शॉकवेव, वाइब्रेशन की वजह से रेड फोर्ट के पास जितने भी शॉपकीपर्स थे, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनको लगा मानो धरती हिल रही है, अर्थक्वेक आ गया है। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, ऐसे धरती फटने वाला है। अब थोड़ी देर बाद इस ब्लास्ट की आवाज बंद होती है और लोगों की चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। कई सारी गाड़ियां जल चुकी थी, कई सारे लोगों की बॉडी जमीन पे पड़ी थी, कई सारे लोग इतने ज्यादा जख्मी हो गए थे कि वो चल तक नहीं पा रहे थे, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, उनको बहुत ज्यादा चोट आई थी। इंडिया की कैपिटल दिल्ली में, और वो भी लाल किले के पास, ये ब्लास्ट होना मामूली बात नहीं थी। इसीलिए ये न्यूज आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है, पूरे सोशल मीडिया पे फैल जाती है। अभी तक एग्जैक्टली किसी को पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हुआ है, कार में जो ब्लास्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने लगे। कुछ लोग ये कहने लगे कि 11 तारीख को बिहार में इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए 10 तारीख को ये ब्लास्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने ये कराया है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस मुद्दे से हटाने के लिए ये करवाया गया है। इनिशियली लोगों को इस ब्लास्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए उनके मन में जो आ रहा था वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दे रहे थे, लिख दे रहे थे। कई लोग ये भी मान रहे थे कि जो ये ब्लास्ट हुआ है वो सीएनजी फटने की वजह से हुआ है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ब्लास्ट की तस्वीरें आती हैं, वीडियोस आती हैं, तब लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये सीएनजी फटने की वजह से तो नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। ब्लास्ट के कुछ ही देर बाद वहां पे एम्बुलेंस और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को डिप्लॉय किया जाता है और लोगों को एलएनजेपी हॉस्पिटल और एम्स ट्रॉमा सेंटर में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी स्टेटमेंट दिया कि इस ब्लास्ट के पीछे जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उस सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ब्लास्ट की लोकेशन पे एनआईए, एनएसजी, बीडीडीएस, एफएसएल, क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी कई सारी एजेंसीज की टीम पहुंचती है और इस केस को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए 500 मेंबर की टीम बनाई जाती है। अब पुलिस को ये पता लगाना था कि ये जिस होंडाई i20 कार में ब्लास्ट हुआ है वो कार कहां से आई थी और इसका ओनर कौन है। पुलिस आसपास के एरियाज के सारे सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक करती है, हर एक डिटेल को अच्छे से मॉनिटर करती है और पुलिस जब इस कार को बैक ट्रेस करती है तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज के थ्रू पता चलता है कि 3:19 पे ये कार पार्किंग लॉट में आती है और इस कार के अंदर एक मास्क पहना हुआ आदमी बैठा हुआ था और ये होंडाई i20 कार जिस पार्किंग लॉट में गई थी वो सुनहरी मस्जिद के बगल में था और उस पार्किंग लॉट में लगभग 3 घंटों तक वो कार खड़ी रही और फिर शाम को 6:22 पे वो कार वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि सुनहरी मस्जिद और रेड फोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 किलोमीटर से कम ही होगा और ये कार पार्किंग लॉट से निकलने के बाद चांदनी चौक से मूव करके सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पे आकर स्लो होती है और जैसे ही ये कार रुकती है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। ये जो कार का नंबर प्लेट है HR26CE7674, इसको पुलिस ट्रेस करती है और उनको पता चलता है कि ये कार हरियाणा के एक आदमी मोहम्मद सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड है। पुलिस सलमान को अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उसने किसी दूसरे आदमी को ये कार पहले ही बेच दिया था और पुलिस जब इस कार की और डिटेल निकालती है तो उन्हें पता चलता है कि इस कार के मल्टीपल ओनर्स रह चुके हैं, यानी इस कार को कई लोगों को बेचा जा चुका है।
पुलिस अब इस कार को और बैक ट्रेस करती है और भी कई सारी सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, तो उन्हें पता चलता है कि ये कार सबसे पहले उसी दिन यानी 10 नवंबर को सुबह के 7:30 बजे फरीदाबाद में एशियन हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट की गई थी। और उसके बाद ये कार लगभग 8:15 बजे बादरपुर टोल प्लाजा को क्रॉस करके दिल्ली में एंटर होती है। फिर 8:20 पे वो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के एक पेट्रोल पंप के पास दिखती है। उसके बाद वो दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पे चक्कर काटती रहती है, घूमती रहती है। फिर वही 3:19 पे पार्किंग लॉट में आकर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ से आपको ये जानना जरूरी है कि 10 नवंबर से पहले फरीदाबाद में क्या हुआ था और कश्मीर में क्या हुआ था। तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो हो रहा था वो रैंडम नहीं था, इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। श्रीनगर में 19 अक्टूबर की मॉर्निंग में लोकल पुलिस को नौगान एरिया में जैसे मोहम्मद टेरर ग्रुप के पोस्टर्स मिलते हैं। वहां के एसएसपी चक्रवर्ती अपने ऑफिसर्स को कहते हैं कि इन पोस्टर्स के पीछे जो भी OGW है यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स है, उन सबको ट्रैक डाउन किया जाए। अब ये ओवरग्राउंड वर्कर्स एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये लोग डायरेक्टली टेरर अटैक्स वायलेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये टेररिस्ट के सपोर्टर्स होते हैं, उन्हें रहने के लिए घर देते हैं, गाड़ी देते हैं, फंडिंग देते हैं, लॉजिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, मतलब हर तरफ से टेररिस्ट की मदद करते हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस जब इन पोस्टर्स के बारे में पता कर रही थी तो उन्हें पता चलता है कि ये एक टेरर थ्रेट है। इसके पीछे वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम है, मतलब इसमें रेडिकलाइज्ड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं और इनका फॉरेन हैंडलर से कांटेक्ट है जो पाकिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट करती है और उनको इंट्रोगेट करने के बाद एक क्लरिक मौलवी इरफान अहमद को भी डिटेन करती है। मौलवी इरफान से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो डॉक्टर आदिल राठर का नाम लेता है जो कि कुलगाम से बिलोंग करता है और वो यूपी के सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं और आदिल राठर को अरेस्ट करके वापस श्रीनगर लेकर जाते हैं। पुलिस जब उससे भी पूछताछ करती है तो वो अपने 2 साथी डॉक्टर मुजामिल शकील और डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम लेता है और पुलिस को यहाँ पे ये भी पता चलता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं एक्सप्लोजिव मटेरियल छुपा रखा है। अब ये जो शाकिल है वो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था और सिर्फ यही नहीं, वो वहाँ के बाकी MBBS स्टूडेंट को पढ़ाता भी था। 8 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस एक साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हैं और डॉक्टर शकील को अरेस्ट कर लेते हैं। 9 नवंबर को पुलिस डॉक्टर राठर और डॉक्टर शकील को स्ट्रिक्ट इंट्रोगेट करने के बाद और भी कई जगह सर्च करने के बाद उन्हें उस जगह की लोकेशन मिल जाती है जहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा हुआ था। पुलिस फरीदाबाद के एक रेंटेड हाउस से 360 किलो का एमोनियम नाइट्रेट, 2900 किलो का ID मेकिंग मटेरियल, राइफल, पिस्टल्स, गोलियां और भी कई सारे हथियार और केमिकल्स बरामद करती है। अब शायद आपको ये नंबर समझ में नहीं आ रहा होगा कि कितना ज्यादा खतरनाक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब पुलवामा का अटैक हुआ था तो उसमें 60 या 80 kg का RDX यूज हुआ था और इस बार जो पुलिस को मटेरियल मिला है उससे लगभग 1000 किलो से ज्यादा का RDX बनाया जा सकता है। तो सोच के देखिए इनका प्लान किस लेवल का था, ये देश को कितने खतरनाक तरीके से बर्बाद करना चाह रहे थे। पुलिस बाद में डॉक्टर शाहीन जो कि लखनऊ के लाल बाग की रहने वाली थी उसको भी अरेस्ट करती है और शाहीन सबसे ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि इस टेरर मॉड्यूल की फाइनेंशियर एंड सपोर्टर यही थी और ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद की वुमेन विंग की इंडिया कमांडर थी। अब ये जितने भी लोगों के नाम बाहर आए हैं उसमें एक और नाम था, डॉक्टर उमार नाबी, और ये डॉक्टर उमार भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। जब डॉक्टर उमार को पता चला कि उसके सारे साथी पकड़े जा रहे हैं तो वो अल फलाह कॉलेज से किसी तरह पुलिस के हाथों से बचकर निकल जाता है। वो होंडाई i20 कार से अल फलाह कॉलेज से निकलकर दिल्ली की तरफ भागता है और वो जब टोल को क्रॉस कर रहा होता है तो कुछ सेकंड के लिए अपना मास्क को नीचे उतारता है और यहाँ से पुलिस को उसका फेस भी क्लियर हो जाता है कि हाँ ये डॉक्टर उमार नबी ही है। अब पुलिस और पूरे देश को ये तो पता चल जाता है कि दिल्ली के इस ब्लास्ट के पीछे डॉक्टर उमार नबी का हाथ था। वैसे तो इस केस को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उसमें से एक सवाल ये रह जाता है कि आखिर कार में ब्लास्ट कैसे हुआ। मतलब ये जो ब्लास्ट हुआ वो क्या RDX की वजह से हुआ था या किसी और एक्सप्लोजिव की वजह से हुआ था। तो दरअसल ये एमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है। हालांकि एमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव नहीं होता है, लेकिन अगर इसको किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से मिलाया जाता है तो ये एक्सप्लोजिव की तरफ वर्क करता है और इस ब्लास्ट में यही हुआ था। एमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल ऑयल के साथ मिलाया गया था और मिलाने के बाद भी इसको एक्सप्लोड कराने के लिए एक डिटोनेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमार जब ट्रैफिक सिग्नल के पास रुका था तो पैनिक में
आकर डिटोनेटर को प्रेस कर देता है, क्योंकि उसके सारे साथी पकड़े जा चुके थे तो उसे भी डर था कि कहीं वो भी पकड़ा ना जाए। अब इस पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसने जानबूझकर किया है, वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उसको जानबूझकर करना होता तो वो ऐसी लोकेशन ढूंढता जहाँ पे ज़्यादा क्राउड हो। अब चाहे वो पैनिक में आकर किया हो या जानबूझकर किया हो, गलत करना गलत ही होता है। जितने भी लोग इसमें पकड़े गए हैं वो हाईली एजुकेटेड और एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स थे, यानी उनके पास पैसा, पोजीशन, सब कुछ था। सोच के देखो उन्होंने कितने लोगों को मैनिपुलेट किया होगा। अब सोशल मीडिया पे मैक्सिमम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मात्रा में इतना एक्सप्लोसिव आखिर देश के अंदर आया कैसे।